नमस्कार जोहार बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में होने वाला है बच्चों, जो कि इसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 2023 का जो एग्जाम हुआ था वो वाला। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल खास रहने वाला है जो आकांक्षा 40 इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं या फिर मेडिकल ग्रुप के रहने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स दोनों में सेम रहने वाला होता है। इसलिए मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल खास रहने वाला है। एक लाइन आपके लिए अर्ज करते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बिल्कुल बच्चों, आपके ऊपर भी इस तरह की चोट जरूर पड़ेगी और बिना चोट पड़े बिना दुख दर्द से हम लाइफ में आगे बेहतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी ठोकरें रहती हैं वो आपको एक नया एहसास और एक नया अनुभव प्रदान करती हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखना है, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ हिंदी में देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ दर्पण की बात कर रहा है, एक लेंस भी होता है लेकिन दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण इस तरह से बच्चों, तो इससे बना जो प्रतिबिंब होता है, ये ध्यान देना, इस तरह से जिधर से ऐसे लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट है, लाइट इस तरह से अगर जा रही है समांतर तो इस तरह से यहाँ पे आएगी। तो कहने का मतलब, जिस तरफ से लाइट जाती है उसी साइड में आपका इमेज बनता है, राइट। तो लेकिन एक स्थिति आती है, तो एक स्थिति लगभग जो है, ये जो है इससे इमेज आपकी जो बनती है, सब केसेस में जो है आपका जिधर से लाइट आ रही है उसी साइड में बनती है, अर्थात दर्पण के सामने बनती है, अर्थात रियल इमेज बनती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपका आभासी इमेज भी बनता है। कब होता है? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तब। तो इसका मतलब है कि वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है। ऑप्शन 3 आपका बेटर ऑप्शन रहेगा बच्चों, ये सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यानी एनएम, ये किसके द्वारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई वी। वी क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, और सी क्या है? वायु में प्रकाश की चाल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी बाई वी, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखो, वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f जो होती है, उनमें रिलेशनशिप क्या होती है? तो f इक्वल टू होता है r/2। देख लीजिए इसमें जौन सा है वो सही हो जाएगा, 3 नंबर में दिया हुआ है। तो बच्चों आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, आप 40 में 40 क्वेश्चन बिल्कुल गेन कर सकते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं पूरे के पूरे, और आपको बता रहे हैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, इसमें से ये जो एग्जाम होते रहते हैं, इसमें से हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंब की दूरी। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। बिंब की दूरी दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f के बीच जो संबंध दर्शाता है, लेंस सूत्र की बात कर रहा है। कौन सा? दर्पण नहीं, लेंस सूत्र की बात कर रहा है। तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है आपका लेंस सूत्र। लेकिन कई बार बच्चों आप गलती कर जाते हो, कहां पे? जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है, उसमें प्लस रहता है दर्पण सूत्र में। तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सही होता है। बच्चों आपको बता दें, सिलेक्शन के लिए आपको ध्यान देना, यहाँ पे ये भी गलती ना कर देना, 1/u माइनस 1/v ऐसे कर सकते हैं आप। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू इस तरह से करके लिखा रहता है, इक्वल टू 1/f। तो अब सही जो है कि आप जो है एक भी अगर क्वेश्चन गलत कर जाते हो तो इस तरह से बच्चों इसका सही आंसर आपका 2 नंबर वाला हो जाएगा। तो फिजिक्स में इतने आसान से क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि आप 40 में 40 आसानी से लेकर के आ सकते हो। आपको बता दें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि ओवरऑल पूरे स्टेट के बच्चे बैठते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये 5 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण
क्या होगी, नीचे कंडीशन दी हुई है। जिस तरह से ऐसे देखिए यहाँ पे अगर ये सघन है, सघन माध्यम है और ये आपका एम डैश आपका परपेंडिकुलर है, कोई तिरछी किरण पड़ रही है, ये सघन है, ये विरल है। तो सघन से जब विरल में कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये जो है इस अपने असली रास्ते से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, यानी कि ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर भाग जाती है। तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाहनों के पश्च दृश्य, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो यहाँ पे लिखिए रेयर व्यू। रेयर व्यू का मतलब पीछे देखने वाली चीजें। तो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। एक लेंस है, एक लेंस है, एक दर्पण है, तो दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समझौता कैसे हैं? अब जरा सा पहले ध्यान देना, मैंने आपको अभी ऊपर में बताया था कि जो जैसे अवतल है, अवतल की बात कर रहा है ना, हाँ नहीं, यहाँ आपको बताना है, जैसे नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव जो फोकल डिस्टेंस बनती है वो किसकी बनती है, ये नेगेटिव फोकल डिस्टेंस आपके अवतल अवतल दर्पण की बनती है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी, फोकल डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होती है, जबकि जो हमारा अवतल लेंस है उसकी फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव दिया हुआ है, अर्थात दोनों लेंस और दर्पण दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे। इससे ये पता चल जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव, और इसी तरह से अवतल दर्पण की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव और उत्तल रहेगा। तो अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो ये एक्स जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह परिपाटी, यानी कि इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। दाहिने साइड वाली चीजें पॉजिटिव रहेंगी, बाएं साइड वाली नेगेटिव डिस्टेंसेस रहेंगी, राइट। तो इस नियम से हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्या कह रहा है, एक चालक तार का जो प्रतिरोध यानी आर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ के होता है, लेकिन आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के होता है। तो सही क्या आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ छेद लिखा हुआ है, ये छेद नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो ये आपका अनुप्रस्थ काट लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों, लघुपथन। लघुपथन को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये ज्यादा आसानी समझ में आएगा। उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वेरी हाई हो जाता है, इंक्रीज हैविली, राइट, इंक्रीज हैविली। तो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है अचानक से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों तार जो है किसी कारणवश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो इनका अचानक से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है, आर अगर जीरो हो जाएगा, तो आई किस तरफ बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि बेहिसाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी कैसे कह रहे हो, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा, किधर, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है। किसी परिपथ में प्रेरित जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट, राइट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम लोग किस रूल से देते हैं? तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है उससे हम लोग देते हैं, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि दक्षिण और वाम में हो सकता है आप कंफ्यूज खा जाएं, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होता है हिंदी में, राइट। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम, राइट। तो आप ध्यान देना, कई बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ना लिख करके अगर लेंज का नियम लिख दिया तो आप समझ जाइए कि वही है, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को ही लेंज का नियम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखा हुआ, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, राइट। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, फोर्स को पता करते हैं।
अगला जो है यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। इससे जो है हम किसी धारावाही चालक में अगर आई करंट बह रहा है तो इसके चारों तरफ किस तरह से, किस दिशा में जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं कि किस दिशा में रहने वाला है, राइट। और इस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या है वो नाम? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से एक सिस्टम बना रहता है, और यहाँ पे ये आपका नॉर्थ है और ये इस साइड में एक मैग्नेट रखा हुआ है साउथ, राइट। अब कह रहा है कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, आपको याद आ रहा होगा मोटर वाला सिस्टम। तो कह रहा है आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र किधर को होगा, इस तरह से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अच्छा बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर से? नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा, मतलब यहां से इस तरफ को इस तरह से ये आपका ऐसे जा रहा होगा, और इधर को इस तरह से ऐसे जा रहा होगा, राइट। लेकिन अंदर में इधर से इधर को रहेगा, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इस तरह से रहेगा, इस तरह से, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो ये कैसे घूमेगी? ये जो कॉइल है ए बी सी डी, ये कैसे घूम रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है? तो बच्चों जब आधे चक्कर में ये आधा चक्कर घूमती है, उसके बाद जो इसमें धारा रहती है उस धारा की डायरेक्शन बदल जाती है, आई की दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। तो प्रत्येक आधे परिभ्रमण यानी कि हाफ रिवोल्यूशन के बाद में इसकी धारा की डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट है, करंट उत्पन्न होता है, वो बदल जाता है उसकी दिशा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है किसी धारावाही सीधी लंबी परनलिका, ये एक आपको सोलेनॉइड इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये देखिए इस तरह से एक सीधी लंबी परनलिका है, तांबे की, इस पे तांबे का तार लपेट करके इस तरह से तांबे का तार लपेट करके एक सोलेनॉइड बनाया जाता है, राइट। और यहां से ये तार इस तरह से निकला हुआ, ये बैटरी से कनेक्शन हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही तो पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होता है? इसके बाहर तो चूंकि एक इसका सिरा नॉर्थ काम करता है, एक साउथ की तरह से काम करता है, वो बाद में डिसाइड करते हैं हम लोग किसी नियम से कि कैसे कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ, लेकिन इसके बाहर में चुंबकीय क्षेत्र तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? शून्य होता है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? इसके बीच में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए ये जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जो ऑर्स्टेड थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, राइट। इनका पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में गलत उच्चारण से लिखा हुआ है, इंग्लिश इसका एकदम एग्जैक्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से धारा की बात कर रहा है, 4 एम्पियर धारा लेता है, तो उसके टर्मिनल के बीच जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट होता है। काफी अच्छा और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और ये टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा, और यहाँ फिर बोल रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा खींचेगा, आई यानी आई कितना खींचेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा देते हैं। तो आपको पता है ओम के नियम से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब होता है कि अगर V जो है बढ़ेगा तो उसी अनुपात में I भी बढ़ेगा, अर्थात जिस रेशियो में V बढ़ेगा उसी रेशियो में I भी बढ़ेगा, जिस रेशियो में I बढ़ेगा उस रेशियो में V बढ़ेगा, या जिस रेशियो में I घटेगा उसी रेशियो में V भी घटेगा। तो कुल मिलाकर के अब अगर पहले कह रहा है कि ये 4 एम्पियर की धारा ले रहा है, कब? जब विभवांतर आपका 60 वोल्ट है तब ये 4 एम्पियर ले रहा है। बाद में ये बढ़ करके कितना हो जाता है? 120 वोल्ट हो जाता है। तो धारा कितनी होगी? तो 60 से कितना बढ़ गया ये?
इंटू 2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब धारा भी हमारी कितनी हो जाएगी, इंटू 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 का 2 गुना अर्थात 8 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो बच्चों कि किस तरह से एकदम हल्के में ये क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप अगर लगाओगे वहां पर तो यही क्वेश्चन आपकी बुक में थोड़ा लंबा लगा हुआ है। राइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं, किसी प्रतिरोधक रजिस्टर जो है, राइट, जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें विद्युत धारा का कैलकुलेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ओम के नियम का उपयोग करते हैं, V = IR। राइट, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का बच्चों। देखिए 100 जूल, ये यहाँ पे किसी 4 ओम प्रतिरोध, ये क्या है आपको R दिया हुआ है, 4 ओम, 4 ओम प्रतिरोध है, और ये ऊर्जा दी हुई है प्रति सेकंड, यानी टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड, और ये आपकी हीट यानी ऊर्जा दी हुई है, सॉरी ऊष्मा दी हुई है 100 जूल है। तो कह रहा है प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर आपको V का मान निकालना है। तो एक रिलेशनशिप होती है H = V²/R और इंटू में T, इसमें रख देंगे वैल्यू, तो H का मान कितना है हमारा 100 जूल है, बराबर V का मान निकालना है, V²/R कितना है 4 और इंटू में 1, तो V² बराबर क्या हो जाएगा 100 × 4 यानी कि 400, तो V बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये बातें लिखी हुई हैं हिंदी में, यहाँ पे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सी बात ठीक ठाक है। हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल गलत। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी बातें गलत लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का बच्चों, ये देखो कह रहा है कि किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। इसको हम लोग द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक, एपरेचर बोलते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर का है, ये देखिए जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, अर्थात सौर ऊर्जा से नहीं बनती है। तो बच्चों ये एनर्जी होती है बायोमास एनर्जी, जिसको जैव द्रव्यमान कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन जो 20 होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।